नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे आपके विज्ञान के 5वें पार्ट यानी दैनिक जीवन के रसायन के बारे में, जिसमें अपने 2 भाग कर लिए थे। आज अपन इसका करेंगे तीसरा भाग। तो देखते हैं इसके अंदर पिछले क्लास में हमने अम्ल और क्षार के बारे में और लवण के बारे में कुछ बातें की थी पिछले 2 भागों में। आज अपन पढ़ेंगे उसके अम्ल, क्षार और लवण के उपयोग। पहले पढ़ लेते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले अपन देखते हैं अम्ल, क्षार और लवण के उपयोग। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे अम्लों के उपयोग के बारे में। तो देखो, अम्ल के कुछ अलग अलग प्रकार से बांटे गए हैं। तो खनिज अम्ल कौन से होते हैं? HCl, H2SO4 और HNO3 यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। इनके नाम होते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, इनको कहा जाता है कौन से? खनिज अम्ल कहा जाता है। आपसे पूछे खनिज अम्ल किसे कहते हैं तो आप क्या लिखेंगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल को खनिज अम्ल कहा जाता है। इसके बाद में अपन देखें खनिज अम्लों का उपयोग किसमें किया जाता है? उद्योगों में, ठीक, औषधियों में यानी दवाइयों में, पेंट में यानी कलर में, उर्वरक यानी खाद पदार्थ, जो खाद बीज वगैरह होते हैं खादों में इसमें डालने के लिए, ऐसे उद्योगों में किया जाता है। जहां पर ये बनते हैं उसमें उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है, इन तीनों का। अब इसका अलग अलग देखें तो HCl अम्ल का उपयोग होता है यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl अम्ल मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका उपयोग किसमें होता है? बॉयलर, सिंक या सैनिटरी को साफ करने में। बॉयलर का मतलब जो बड़े कारखानों में जो बड़े बड़े बॉयलर बने होते हैं, जिसके अंदर कुछ पानी वगैरह उबालने के लिए, कुछ चीज गर्म करने के लिए, फिर उनको साफ किया जाता है, तब अपन किसका उपयोग करते हैं? HCl अम्ल का। घरों में जो किचन के अंदर सिंक होती है उसको साफ करने के लिए या सैनिटरी यानी बाथरूम के अंदर भी साफ करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एक आप देखेंगे हल्के पीले कलर की एक बोतल आती है जिसके अंदर अपन नमक का तेजाब बोलते हैं, वो वास्तव में क्या होता है? HCl अम्ल होता है। ठीक है, दूसरा अपन बात करें HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है उर्वरक बनाने में। उर्वरक मतलब खाद बनाने में, जो खेतों में इसमें खाद डाली जाती है उसको बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका? HNO3 अम्ल यानी नाइट्रिक अम्ल। नाम से भी मैंने पहले ही चैप्टर के शुरू में इनके नाम याद कराए थे, आपको याद जरूर होने चाहिए नाम। उसके बाद अगला है H2SO4 अम्ल यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल आप देखते हो बैटरियों में, सेलों में, इसमें जो तेजाब डाला जाता है वो तेजाब वास्तव में क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, यानी सेल में, बैटरी में और उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? H2SO4 का। अब आपसे इसमें 1 नंबर का प्रश्न पूछे तो कैसे पूछ सकता है? उर्वरकों में कौन से अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो आपसे पूछ सकता है, तो आपको लिखना है HNO3 या नाइट्रिक अम्ल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ अम्ल के बारे में। आगे और देखते हैं। आप यहां से देखो इंपॉर्टेंट बात बन रही है, H2SO4 अम्ल यानी सल्फ्यूरिक अम्ल है, जिसको अम्लों का राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अम्लों का राजा। इसको ध्यान रखना है, ये क्या लिखा हुआ है? अम्लों का राजा है। एक अम्लों का राजा होता है, एक अम्ल राज होता है, दोनों अलग अलग हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, तथा इससे क्या है? देश की प्रगति मापने में, जो देश की औद्योगिक प्रगति है वो सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत कितनी हो रही है उसी के ऊपर निर्भर कर रही है। यानी किसी भी देश के अंदर उसकी औद्योगिक प्रगति यानी उद्योग कितने प्रगति कर चुके हैं, तो उसकी सल्फ्यूरिक अम्ल की कितनी उसके अंदर खपत हो रही है उसी के आधार पर नापा जाता है। ठीक है, तो आप प्रश्न पूछा जा सकता है औद्योगिक प्रकृति को नापने के लिए कौन से अम्ल को काम में लिया जाता है या किस तरह से नापते हैं? तो उसके सल्फ्यूरिक अम्ल या अम्लों के राजा की खपत के अनुसार उसको मापा जाता है। अब यहां पे मैंने बताया था, अगर आप किसी 1 भाग HNO3 का यानी नाइट्रिक अम्ल का और 3 भाग HCl अम्ल का यानी 1:3 में, 1 अणु किसका होना चाहिए? यानी अपन बात करें गिलास की, 1 गिलास मान लो, तो 1 गिलास नाइट्रिक अम्ल होना चाहिए और 3 गिलास HCl अम्ल। आपस में इनको मिला दिए जाए तो वो कहलाता है अम्लराज। अम्लों का राजा तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जबकि अम्लराज क्या होता है? 1 भाग होता है HNO3 का और 3 भाग होते हैं HCl अम्ल का। ये दोनों मिलकर अम्लराज या जिसको एक्वा रेजिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्वा रेजिया का ये इनका निर्माण होता है। अब ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये क्या इतना तेज होता है कि अम्ल, ये क्या है? अम्ल जो एक्वा रेजिया होता है या अम्लराज होता है, ये सोने और चांदी को पिघला सकता है। यानी सोने और चांदी को, यानी इसके गहने बनाने में इसको काम में लिया जाता है। बाकी आपको बता दूं, इनमें से इतने तेज अम्ल है, कोई ऐसा अम्ल नहीं है जो इसको सोने और चांदी को पिघला सके। ना तो इतनी ताकत। देखो इसकी बात करें तो HNO3 में सिर्फ सोने के ऊपर डालेंगे तो भी नहीं, सोने चांदी को नहीं पिघला पाएगा, और ना ही HCl अम्ल इसको पिघला पाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला अगर यूज करेंगे तो ये सोने और चांदी को पिघला देगा। यानी 1 भाग किसका होना चाहिए? HNO3 का, और 3 भाग किसके होने चाहिए? HCl अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के, और 1 भाग होना चाहिए नाइट्रिक अम्ल का। तो ये इसको बना हुआ भाग अम्लराज कहलाता है और सोने और चांदी को पिघलाने में सक्षम होता है। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का उपयोग आपको पता है सिरके के रूप में, अचार वगैरह में, खाद्य पदार्थों में इनमें होता ही है।
ठीक है, आपको पता ही होगा, जब अपने शुरू में ही कहा था सिरके के अंदर इसका उपयोग किया जाता है, यानी अचार वगैरह बनाने में या खाद्य पदार्थों में इसका उपयोग होता है। साथ में एसिटिक अम्ल का जो फर्नीचर वगैरह बने होते हैं, ठीक है, लकड़ियों के जो सामान बने होते हैं उसको साफ करने में भी एसिटिक अम्ल का उपयोग होता है। ये भी आप याद रख सकते हैं, एसिटिक अम्ल का उपयोग फर्नीचर या लकड़ी के बने सामान को साफ करने के लिए भी इसका उपयोग होता है। तो ये तो अपने थे कुछ बेसिक किसके उपयोग, अम्ल के उपयोग। अब देखते हैं क्षार के उपयोग। क्षार में सबसे पहले NaOH। आपको मैंने कहा था इनके नाम के लिए आपको बेसिक वाला वीडियो जरूर देखना चाहिए, अगर वो देखेंगे तो इनके नाम आप खुद बता सकते हैं। तो NaOH क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो OH है तो ये क्षार है, ठीक है। तो इस क्षार का उपयोग साबुन, अपमार्जक, कागज, वस्त्र जिस उद्योग में बनाए जाते हैं वहां पर उपयोग किया जाता है। यानी साबुन बनाने में NaOH का उपयोग होता है, अपमार्जक में होता है, जहां पर कागज बनता है वहां पर भी NaOH का उपयोग किया जाता है, वस्त्र बनते हैं वहां पर भी उपयोग किया जाता है। कागज और वस्त्र को पहले उसको बनाने से पहले अच्छी तरह उसको साफ किया जाता है। तो ये साफ करने के लिए क्या है, NaOH वास्तव में इसका नाम क्या है, आगे अपन पढ़ेंगे, कास्टिक सोडा। क्या होता है ये, कास्टिक सोडा, या इसको सोडा एस बोलते हैं, सॉरी कास्टिक सोडा इसको बोलते हैं। तो ये जो कास्टिक सोडा है इसका उपयोग इसमें किया जाता है, वस्त्र और कागज बनाते हैं तो सबसे पहले उसको साफ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला देखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, मिट्टी की अम्लता को दूर करने में किया जाता है और साथ में ही सफेदी करने में भी किया जाता है। अपन घर में जो कली करते हैं, जो कली कहा जाता है, वो करने के लिए किसका उपयोग होता है, वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और साथ में ही खेतों में भी आप देखते हैं किसी खेत की मिट्टी की अम्लता ज्यादा है तो उसको दूर करने में भी किसका उपयोग किया जाता है, इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। अगला जो क्षार है वो है MgOH2 यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका स्पेशल नाम होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है, जो अपने पेट की अम्लता को या प्रति अम्ल के रूप में उपयोग किया जाता है, पेट की अम्लता को दूर करने में। यानी कभी कभी अपन खाने में ज्यादा खा लेते हैं या कुछ ज्यादा ऐसी चीजें खा लेते हैं जिसमें अपने पेट में अम्ल की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है, जो अपने आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तब उसको कम करने के लिए अपन उस क्षार का उपयोग करते हैं जो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। इसको उपयोग करते हैं प्रति अम्ल के रूप में या एंटासिड के रूप में। अगला है, इसके बाद में अपन उपयोग पढ़ेंगे लवण के। देखो पहले उपयोग पढ़े अम्ल के, फिर उसके बाद पढ़े क्षार के, और अब उसके बाद पढ़ेंगे लवण के, ठीक है। बहुत सारे लवणों के उपयोग तो अपने आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन कुछ एक अम्लों के दे रखे हैं, सॉरी लवण के दे रखे हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, जो एक संगमरमर का सूत्र है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन तो यहाँ पर ये बन जाता है कि संगमरमर का सूत्र क्या होता है, CaCO3 संगमरमर का सूत्र है, यानी जिसको अपन मार्बल बोलते हैं उसका ये सूत्र होता है। अब मार्बल का उपयोग कहाँ पर होता है ये आप अच्छी तरह जानते हैं, फर्श वगैरह बनाने में, सीमेंट बनाने में और फर्श बनाने में, दोनों में ही अपने घरों में फर्श में लगाते हैं, और सीमेंट बनती है वहां पर भी इसका उपयोग किया जाता है। और साथ में ही लोहे के निष्कर्षण में, लोहे का निष्कर्षण का मतलब हुआ अपन जब मिट्टी से लोहा निकालते हैं, जमीन से जो लोहा निकलता है वो बिल्कुल शुद्ध नहीं होता है, उसके अंदर बहुत सारी अशुद्धियां मिली होती है, उसको साफ करने के लिए इसको इसके अंदर मिलाया जाता है, यानी साफ करने की प्रक्रिया के अंदर इसको काम में लिया जाता है, वो कहलाता है लोहे का निष्कर्षण। मतलब लोहे को, जो अशुद्ध लोहा है उसको शुद्ध लोहे में बदलने के लिए जो प्रक्रिया होती है वो कहलाता है लोहे का निष्कर्षण। उसके बाद अगला है AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट इसका नाम होता है, जो किसमें उपयोग होता है, फोटोग्राफी में। आपने देखा होगा पहले पुराने जमाने में एक रील आती थी फोटो की बनाने की, उसको धुलाई के लिए उसको धुलाई में काम में लिया जाता था, वहां पर उसका उपयोग होता था AgNO3 यानी फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। और साथ में है फिटकरी। अब फिटकरी का आपको सूत्र मैंने पहले ही बताया था। अब फिटकरी भी क्या है, एक लवण है। फिटकरी अपने लवण के अंदर ही पढ़ा था, और किसमें पढ़ा था, क्रिस्टलन जल के अंदर, क्योंकि इसके अंदर 24 अणु किसके जुड़े होते हैं, जल के, तो इसके लिए इसको क्रिस्टलन जल भी कहा जाता है। और फिटकरी आपको पता है जल के शोधन में यानी जल को शुद्ध करने में काम में लिया जाता है। तो ये थे अम्ल, क्षार और लवण के उपयोग। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे, नहीं तो आप इसको अच्छी तरह से करेंगे, एक बार और रिवाइज करेंगे तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से इसको याद कर पाएंगे। तो अम्ल, क्षार और लवण के उपयोग के बाद में अब देखते हैं कुछ पीएच स्केल के बारे में। तो देखते हैं पहले पीएच स्केल किसे कहते हैं, क्या होता है पीएच स्केल, ठीक है। जैसे अपन देखो भार को नापने के लिए क्या काम में लेते हैं, वेट, जो तौलने वाली मशीन होती है वो काम में लेते हैं, ठीक है। बुखार को नापने के लिए या टेम्परेचर को नापने के लिए अपन थर्मामीटर काम में लेते हैं। वैसे ही अम्ल और क्षार के मान को मापने के लिए अपन एक स्केल काम में लेते हैं जिसको पीएच स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। इसका मान मैं आपको बता देता हूं, 0 से लगाकर 14 तक यानी 14 तक होता है। 0 से लगाकर
14 तक इसका मान होता है। क्या होता है पीएच स्केल? किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापता है। यानी ये क्या करता है? किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन की सांद्रता को मापता है। अब सांद्रता का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो आपने एक गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच चीनी मिला रखी है, तो उसकी सांद्रता क्या है? कम है। वहीं एक गिलास पानी के अंदर आपने 4 चम्मच चीनी मिला दी, तो वहां पर चीनी की सांद्रता क्या होगी? ज्यादा होगी। तो वैसे ही बात करें तो सांद्रता का मतलब होता है उसके अंदर कितने हाइड्रोजन आयन घुले हुए हैं। ठीक है, उसको कहते हैं हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। किसके अंदर? जल के अंदर या पानी के अंदर। अब बात करते हैं यहां पर पीएच का मतलब क्या होता है। पी का मतलब होता है पुषांश, जिसको अपन हिंदी भाषा में शक्ति कहते हैं। ये जर्मन भाषा का शब्द है, जिसको अपन हिंदी भाषा में मतलब निकाले तो इसका मतलब होता है शक्ति। और H प्लस का मतलब या H का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन। क्या मतलब होता है? हाइड्रोजन आयन। यानी हाइड्रोजन आयन की शक्ति वो पीएच स्केल नापता है। अब देखो, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक पीएच कहलाता है। अब पीएच किसे कहते हैं? यहां पर बात करें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक। ऋणात्मक लघुगणक का मतलब क्या होता है? लघुगणक का मतलब होता है लॉग। लघुगणक, हालांकि आप अगर मैथ लेते हैं तो 11th 12th में आप पढ़ेंगे लॉग। ठीक है, इस लॉग का मतलब होता है लघुगणक। ठीक है, आपको मैं बता देता हूं, अगर आपके पास कहीं भी लिखा हुआ है लॉग m की पावर n है, ठीक है, इसको आप हल करेंगे तो ये पावर होती है वो आगे आ जाती है और लॉग m बचेगा। क्या बचेगा? लॉग m। ठीक है, और एक और चीज ध्यान रखनी है आपको, अगर आप लॉग 10 का मान निकाले, 10 बेस 10, यहां पर बेस है इसका 10, लॉग 10 बेस 10 का मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। अब अपन बात करते हैं तो देखो, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक, यानी लॉग तो उसका निकालना है लेकिन ऋणात्मक मतलब माइनस लगाकर। ये देखो पीएच स्केल माइनस लघुगणक मतलब लॉग और उसकी सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। अब जल के अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन आयन इस तरह से नहीं रहते हैं, स्वतंत्र नहीं रहते हैं H+। वो क्या करते हैं? H2O से क्रिया कर लेते हैं और कौन सा आयन बना देते हैं? हाइड्रोनियम आयन, जिसको H3O+ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। तो अपन ये भी कह सकते हैं हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक या हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक भी कह सकते हैं, क्योंकि जितने हाइड्रोजन होंगे उतने ही हाइड्रोनियम आयन बनेंगे। अगर मान लो इसके अंदर 50 अणु मानते हैं एक बार के लिए 50 आयन है, तो 50 ही ऐसे बनेंगे, बाकी जल के अणु वैसे के वैसे रहेंगे। ठीक है, तो अपन दोनों के रूप में कह सकते हैं। अगर बात करें आप उदासीन जल, अगर जल उदासीन है तो उसका पीएच का मान कितना होगा? पीएच का मान होगा 7। उदासीन जल के पीएच का मान कितना होता है? 7 होता है। तो देखो अपन बात कर रहे थे उदासीन जल का मान कितना होता है, पीएच मान कितना होता है? 7। अगर पीएच का मान जैसे जैसे, यानी हाइड्रोजन आयन जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, किसी भी विलयन के अंदर हाइड्रोजन की सांद्रता जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, उसके पीएच का मान उतना ही कम होता जाएगा। पीएच का मान क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। अब देखते हैं उदासीन जल के लिए H+ तथा OH- आयन की सांद्रता कितनी होती है। अगर कोई जल उदासीन है तो उसके जो पीएच, उसके H+ और OH- आयनों की सांद्रता कितनी होती है? उसका मान फिक्स है 1 × 10 की पावर -7। 1 × 10 की पावर -7 मोल प्रति लीटर। इतने मोल होते हैं 1 लीटर पानी में। अगर कोई जल उदासीन है तो इतने हाइड्रोजन होंगे 1 लीटर पानी में। ठीक है, तो अपन अगर मान लो निकालें उदासीन जल है, उसके पीएच का मान निकालें तो इस तरह से देखो, पीएच का मान सूत्र लिख देते हैं। पीएच, इसका पीएच निकालें तो पीएच बराबर क्या होगा? अब यहां पर माइनस लॉग बेस 10, लॉग बेस 10 ही रखना है। ठीक है, अब देखो यहां पर H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कितनी है? ये रही। उदासीन जल के लिए कितनी होती है? तो यही रख देंगे, तो इसको रख दिया 1 × 10 की पावर -7। ठीक है, अब देखो यहां पर 1 को 10 से गुणा करेंगे तो ये रहेगा, तो 1 log 10 और -7। अब मैंने आपको ये सूत्र बताया था, लॉग की पावर हो, यानी log MP और n हो तो पावर क्या हो जाती है? आगे गुणा में, तो 7 की पावर आगे गुणा में आ जाएगी। ये माइनस का तो ऐसे कैसे पढ़ा है पहले, गुणा में क्या आएगा? माइनस का 7, ये आगे आ जाएगा गुणा के अंदर। ठीक है, और log क्या रहेगा? log 10 बेस 10, log 10 बेस 10 रहेगा। देखो ये 7 को क्या है, आप जैसे मैंने बताया था, log मैंने बताया आपको m की पावर है n है, तो उसको लिख सकते हैं n गुणा log m, यही सूत्र यहां पर लगा है।
और मैंने आपको ये भी बताया कि log 10 बेस 10 का मान क्या होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। ये log की एक सारणी होती है जो आप आगे पढ़ेंगे 11वीं 12वीं में, जब आप मैथ लेंगे तो उसके अंदर पढ़ेंगे, और कहीं ना कहीं फिजिक्स में भी आपके आएगा। तो इसकी सारणी में अगर देखेंगे log 10 बेस 10 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो माइनस को -7 से गुणा करेंगे, ये यानी माइनस माइनस हो गया +7, और log 10 बेस 10 का मान कितना हो गया, 1। तो 7 को 1 से गुणा करेंगे तो ये क्या आ गया, 7। तो ये अपने किसके लिए निकाला था, उदासीन जल के लिए। उदासीन जल के लिए अगर अपने हाइड्रोजन आयन और OH माइनस आयन की सांद्रता फिक्स होती है, जो कितनी होती है, 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर। इतने मोल उदासीन जल है तो इतने मोल होंगे 1 लीटर पानी में, ठीक है। अब देखो उससे अपन उदासीन जल का पीएच निकालना चाहे तो इस तरह से निकाल सकते हैं। अब आपको यहां से कोई और पर्सन दे सकता है, यहां पर कोई और मान दे सकता है। मान लो ये जल के लिए है, कुछ किसी चीज और के लिए दे दिया, आपको सांद्रता दे दी, तो आपको सांद्रता यहां उठा के इस सूत्र में रखनी और सीधा सीधा इसका मान निकालते जाना है, ठीक है। और आप इसको आसानी से हल कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। मान लो यहाँ 1 ना होके कुछ और होता, ठीक है, यहाँ 10⁻7 की जगह 15 दे देता, कितना दे देता, या मान लो 10⁸ दे देता या 9 दे देता, तो 9 पावर होती ना तो 9 आगे आ जाती, ठीक है। 9 पावर आगे आती तो 9 गुणा में उत्तर कितना जाता, 9 आ जाता। तो इस तरह से आप इस सवाल को कर सकते हैं। तो अपन देख रहे थे पीएच स्केल के बारे में, थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। अगर पीएच स्केल को अपन बनाना चाहे ना तो कुछ इस तरह से होता है। पीएच स्केल होता है वो कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से, ठीक है। यहां पर है H+ आयन और इधर है OH- आयन, ठीक है। यहां पर बीचों बीच एक लाइन खींच देते हैं। यहां पर मान होता है पीएच का मान 0, यहां पर होता है 7 और यहां पर होता है 14। आपको मैंने बताया पीएच स्केल का मान कहां से कहां तक होता है, 0 से लगा के 14 तक होता है, ठीक है। 7 जो बीच में होता है वो होता है उदासीन। अभी अब मैंने बात की थी 7 क्या होता है, उदासीन। इससे इधर की तरफ बढ़ते जाते हैं तो अम्ल का मान बढ़ता जाता है, यानी अम्लीयता बढ़ती जाती है। और इससे इधर की तरफ जाते हैं तो क्षारीय बढ़ता जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे इधर कम आएंगे तो अम्ल का मान बढ़ता जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो 6 और 5 4 3, तो आपसे मान लो कोई मान दिया हुआ है, जैसे मान लो 0 1 5 और 6, इसमें सबसे ज्यादा अम्लीय कौन सा है, तो आप 6 नहीं बताएंगे, सबसे ज्यादा अम्लीय है 0 पे। सबसे ज्यादा अम्ल इधर से इधर की तरफ आते हैं ना, 6 से इधर की तरफ आते हैं तो अम्ल का मान बढ़ता जाता है। इधर क्या होगा, बहुत ज्यादा अम्लीय होगा, इधर तो ज्यादा होता है और इधर होता है कम। क्षार में 7 से आगे 14 तक जाएंगे तो मान बढ़ता जाएगा। 7 से 8 पर ज्यादा क्षारीय, 9 पर उससे ज्यादा, 10 पर उससे ज्यादा, 11 पर उससे भी ज्यादा क्षारीय होता है, और ऐसे करते करते 14 पर सबसे ज्यादा क्षारीय होता है। तो आपसे पूछे कोई संख्या देखे तो अम्लीय और क्षारीय का, तो आप बता देंगे। तो देखो यहां पर कुछ लिख लेते हैं, 0 से 7 तक, 0 से लगा के और 7 से कम, यानी 0 से लगाकर 7 से कम, पूरा पूरा 7 नहीं है, 7 से कम है तो वो होगा अम्ल। क्या होगा, अम्ल। अगर 7 है तो वो क्या होगा, उदासीन, ना अम्ल होगा ना क्षार होगा। और 7 से लगाकर 14 तक ये क्या होगा, क्षार होगा। क्या होगा, क्षार होगा। यानी 7 से लगाकर 14 तक उसका मान है तो वो क्या होगा, क्षार होगा। अब कुछ अपन देखते हैं अम्ल, क्षार और उसके बारे में। तो देखो मैं आपको कुछ बताता हूं। सबसे ज्यादा अम्लीय, ठीक है, 0 पर किसका मान होता है, ये पीएच मान है, ध्यान रखना, पीएच 0, HCl अम्ल। कौन सा होता है, HCl अम्ल। HCl अम्ल होता है वो क्या होता है, उसका मान 0 होता है, यानी बहुत ज्यादा अम्लीय होता है, ठीक है। आपसे पूछे परबल अम्ल, एक परबल अम्ल का उदाहरण तो आप इसको दे सकते हो, क्योंकि इसका अम्लीय मान सबसे ज्यादा होता है, 0 होता है, ठीक है। 0 से 1 की तरफ जाएंगे तो थोड़ा अम्ल घटता जाएगा, ठीक है। देखो जैसे जैसे इधर की तरफ जाते जा रहे हैं ना, हाइड्रोजन आयन, यहाँ पर देखो पूरा ग्राफ है, सिर्फ धीरे धीरे ग्राफ कम होता जा रहा है, मतलब हाइड्रोजन आयन कम होते जा रहे हैं। और जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होती जा रही है, इसका मतलब वो क्या है, अम्लीय का मान भी कम होता जा रहा है, ठीक है। और कुछ मान देखते हैं इसके अंदर, अपन मान देखेंगे इसके अंदर तो अपने को पता चलेगा कुछ अम्ल के बारे में। इसके बाद में अपन देखें
तो जो नींबू होता है उसका मान लगभग 1 और 2 के आसपास होता है, 1 और 2 के आसपास, ठीक है। उसके बाद अपन देखें लगभग जो टमाटर का होता है वो 4.5 के आसपास का होता है, ठीक है। और 6.5 के आसपास का किसका होता है, लगभग 6.5 आसपास होता है दूध का, ठीक है। 7 किसका होता है, उदासीन जल यानी शुद्ध जल, जिसको अशुद्ध जल भी कहते हैं। एकदम शुद्ध जल है उसको अशुद्ध जल कहते हैं, और जिसका मान कितना होता है 7। 7.4 किसका होता है बताएं, 7.4 होता है रक्त का। अपना जो रक्त होता है उसका पीएच मान स्पेशल होता है 7.4 ही होता है। अगर मान पीएच का मान बढ़ जाता है या घट जाता है तो ये शरीर के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है, ठीक है। अगर इससे बात करें आगे तो 11 जो मान होता है वो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। किसका, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। किसके में उपयोग होता है इसका, अभी मैंने बताया था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, पेट की अम्लता को दूर करने में। इसका सूत्र क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं इसको, MgOH2, ठीक है, ये भी इसका सूत्र होता है। और आपसे पूछे सबसे ज्यादा प्रबल क्षार कौन सा है, 14 मान किसका होता है, तो जो 14 मान होता है वो होता है NaOH का, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको अपन प्रबल क्षार कह सकते हैं, प्रबल क्षार। एक बार के लिए पेपर में आपसे पूछे गए थे, कुछ मान दिए थे, जैसे पूछ लिया रक्त का पीएच कितना होता है, अशुद्ध जल का पीएच कितना होता है, या शुद्ध जल का पीएच कितना होता है, HCl का पीएच कितना होता है, इसका पीएच कितना होता है, तो ये आप इसको ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। पीएच स्केल कुछ इस तरह से होता है जिस पर 7 बीच में होता है, जो उदासीन होता है इससे 7 से इधर जाएंगे तो अम्ल का मान, जैसे यहाँ पर अम्ल का मान थोड़ा और कम होगा, जैसे मान लो 6 लिख दिया, 5 4 3 2 1 0, तो 6 पर अम्ल कम होगा, उससे ज्यादा होगा 5 पर, उससे ज्यादा 4, 3 पर, उससे ज्यादा 2 पर, उससे ज्यादा 1 पर, उससे ज्यादा, और 0 पर सबसे ज्यादा अम्लीय होता है। तो ये था अपने कुछ पीएच स्केल के बारे में जानकारी। इसके बाद में देखते हैं दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, यानी अपनी डेली लाइफ में पीएच का क्या क्या महत्व है उसके बारे में। तो देखो अपने जो डेली लाइफ होती है उसमें भी पीएच बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो पहले तो अपने पीएच बारे में थोड़ा सा बता दें। अम्ल और क्षार जिनके मान से अपन पीएच का डिसाइड करते हैं। देखो अगर अम्ल और क्षार दोनों आपस में मिलते हैं तो वो क्या बन जाता है, लवण बन जाता है, जिसमें अम्ल के गुण भी खत्म हो जाते हैं और क्षार के गुण भी खत्म हो जाते हैं। और आपको पता है अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है। ये आपको बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहला जो है उदर में अम्लता। उदर में अम्लता का मतलब क्या होता है, कभी कभी अपन खाना खाते हैं तो खाने का, देखो जब भी अपन खाना खाते हैं तो आमाशय में क्या होता है, जो आमाशय होता है उसके अंदर क्या होता है, जठर ग्रंथि द्वारा HCl अम्ल स्रावित किया जाता है। कौन सा, आपने पहले भी पढ़ा था रोग प्रतिरोधक में, उसमें भी पढ़ा था, जो इससे पीछे वाला चौथे पार्ट के अंदर क्या होता है, HCl अम्ल क्या करता है, हमारे भोजन वगैरह में जो कुछ बैक्टीरिया वगैरह चले जाते हैं उसको समाप्त करने के लिए आमाशय के अंदर क्या होता है, HCl अम्ल का निर्माण होता है। लेकिन कभी कभी अपन क्या है, खाना ऐसे वैसे बिना ध्यान में रखे खा लेते हैं तो ये क्या होता है, HCl अम्ल ज्यादा मात्रा में बन जाता है। क्या बन जाता है, ज्यादा मात्रा में HCl अम्ल बन जाता है, जिसकी वजह से अपने को अगर कोई भी चीज है अगर अति हो जाती है, मतलब ज्यादा हो जाती है, तो वो क्या करती है, नुकसान पहुंचाने लग जाती है। तो अभी अपन कभी कभी क्या होता है, खाना खाने से हमारे पेट में क्या हो जाती है, पेट दर्द या जलन करने लग जाता है। ये HCl अम्ल ज्यादा मात्रा में बन जाता है, जिससे क्या हो जाता है, पेट दर्द या क्या कहते हैं, एसिडिटी हो जाती है। क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। अब एसिडिटी का मतलब क्या होता है, जो खट्टे वगैरह जो आने लग जाते हैं वो इस तरह से हो जाता है। वो क्या होता है, जब हमारे शरीर में, हालांकि HCl अम्ल हमारे पाचन में ही मदद करता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये ज्यादा मात्रा में बढ़ने से हमारे शरीर को नुकसान भी पहुंचाने लग जाता है, जिससे अपने पेट में दर्द होना, ठीक है, एसिडिटी वगैरह होना, ये हो जाता है। तो फिर अपन बताओ, अम्ल ज्यादा मात्रा में बन गया तो इसके उपचार के लिए अपन क्या करेंगे, कोई क्षार काम में लेंगे। तो जो क्षार होता है उसको अपन प्रति अम्ल कह सकते हैं। एसिडिटी के उपचार में प्रति अम्ल या एंटासिड भी बोलते हैं। एंटासिड काम में लिया जाता है। एंटासिड या प्रति अम्ल एक ही बात होती है। और इसके उपयोग में क्या काम में लिया जाता है, एंटासिड या प्रति अम्ल कौन सा होता है जिसकी जगह पर काम में लेते हैं, आपको मैंने बताया था पहले ही, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया काम में लिया जाता है किसके उपचार में,
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उपचार में काम में लिया जाता है एंटासिड या प्रति अम्लता के उपचार में। यानी अपने इसका सूत्र भी बता देते हैं क्या होता है, आपको बताया था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका सूत्र होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसका सूत्र होता है। कभी कभी अपने क्या होता है खाना वगैरह खाते हैं तो ज्यादा मात्रा में एसिड अम्ल बनने से क्या होता है पेट दर्द या एसिडिटी हो जाती है, जिसको अपन प्रति अम्ल या एंटासिड कहते हैं, जिसके उपचार के लिए क्या किया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये क्या है, ये क्षार है, ये क्या है क्षार। अब वो पेट में जो अम्ल बना था, ये जो अम्ल है और जो क्षार है वो आपस में मिलकर क्या कर देते हैं, लवण और जल बना देते हैं, लवण प्लस जल बना देते हैं। यानी अम्ल और क्षार के गुण अब खत्म हो गए, तो अपने इसके लिए क्या करते हैं, वो जो पेट दर्द था वो थोड़ी देर में सही हो जाता है। कई बार अपन इसकी जगह इनो भी काम में लेते हैं। इनो के अंदर क्या होता है, क्षार ही होता है। अपने पेट में जो अम्ल बना है अब वो इनो के अंदर क्षार है, तो अम्ल और क्षार मिलकर क्या करेंगे, उसको समाप्त कर देंगे। दूसरा जो पॉइंट है दंत क्षय। दंत क्षय का मतलब क्या होता है, जब भी अपन खाना खाते हैं वैसे अपने मुंह का पीएच जो होता है, नॉर्मल जो मुंह का पीएच होता है वो लगभग होता है 6.5 के आसपास। कितना होता है, 6 आसपास। लेकिन आप जब खाना खा के रात को सोते हैं, ठीक है, और खाने का ध्यान नहीं रखते हैं, जैसे कुछ ऐसी चीजें खाली खट्टी वगैरह, तो मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह है वो अम्लता की मात्रा क्रिया करने से क्या होता है, ग्लूकोज वगैरह की जो क्रिया होती है उससे क्या होता है, ये अम्ल ज्यादा मात्रा में बन जाता है, जिससे अपने मुंह का पीएच इससे घटकर कितना रह जाता है 5.5 के आसपास। यानी पीएच क्या हो जाता है, कम हो जाता है, वो बैक्टीरिया वगैरह से मुंह का पीएच कम हो जाता है, जिससे अपने दांत होते हैं वो सड़ने लग जाते हैं। अब मैं बताता हूं आपका शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है यानी दांत हैं, वो किसके बने होते हैं, दांत बने होते हैं इनेमल के। किसके, इनेमल, दांतों का इनेमल जिसे कहते हैं, या इसको कहते हैं कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। दांतों का इनेमल या जिसको कैल्शियम फॉस्फेट कहते हैं, इसके अपने दांत बने होते हैं। और ये शरीर अपने शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है, उसको भी ये क्या करता है, अम्ल। अब देखो अम्ल ज्यादा मात्रा में बन गया यानी 5.5 है, तो वो दांतों को भी क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, जिससे अपने दांत क्या हो जाते हैं, खराब होने लग जाते हैं, सड़ने लग जाते हैं। ठीक है, फिर अपन कहते हैं जैसे दांतों में कीड़ा लगना जो कहते हैं, वो वास्तव में क्या होता है, दांत सड़ने लग जाते हैं इसकी वजह से। तो अपने को क्या करना चाहिए, अब इसके लिए अब देखो उपचार क्या करेंगे, तो अपन क्या करेंगे, टूथपेस्ट का उपयोग करेंगे। टूथपेस्ट का उपयोग करेंगे तो टूथपेस्ट कैसा होगा बताओ, क्षारीय। टूथपेस्ट कैसा होगा, क्षारीय। तो अपन जब शाम को खाना खाते हैं उसके बाद अगर टूथपेस्ट में हमेशा क्षार मिला होता है और अपने अम्ल पेट के अंदर जो अम्ल बनाता है वो क्षार और अम्ल क्या बना देते हैं, लवण बना देते हैं, जिससे अपने दांतों को नुकसान नहीं होता है। इसके बाद अगला पॉइंट देते हैं कीटों का डंक। अब कीटों के डंक में भी पता है क्या पाया जाता है, जो डंक होता है उसके अंदर भी अम्ल पाया जाता है। जैसे अपन लाल चींटी होती है उसके अंदर कौन सा, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। वैसे भी मधुमक्खी, इनके जो डंक होते हैं इनके अंदर अम्ल पाया जाता है। वो अचानक से जल बहुत ज्यादा अम्लीय होता है और वो अपने शरीर के जैसे ही अंदर प्रवेश करता है तो उससे बहुत ज्यादा जलन और दर्द होता है। क्या होता है, जलन और दर्द होता है। तो इसके उपचार के लिए अपन अम्ल के उपचार के लिए क्या काम में लेंगे, छाल। और यहाँ पर जो काम में लिया जाता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी काम में उसके ऊपर लगाएं तो भी वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। जहां पर मान लो कि किसी चींटी ने या मधुमक्खी ने डंक काट लिया है तो वहां पर अगर ये लगाएंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या जिसको बोलते हैं खाने का सोडा, ये लगाएं तो भी क्या हो जाएगा, उससे जलन कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, क्षार होता है और उसके डंक के अंदर क्या था, अम्ल था। तो क्षार और अम्ल मिलकर क्या कर देंगे, उसको एक दूसरे के गुण खत्म कर देंगे और वो जलन और दर्द थोड़ी देर में कम हो जाएगा। उसके बाद है अम्ल वर्षा। अब अम्ल वर्षा क्या होती है, अपने पर्यावरण के अंदर क्या होता है, वाहनों और शहर, इनसे क्या हो जाता है, प्रदूषण हो जाता है। अब प्रदूषण के अंदर क्या है, बहुत सारे कारक के तत्व पाए जाते हैं प्रदूषित, जो क्या करते हैं, अपने वातावरण को अम्लीय कर देते हैं। वातावरण को क्या कर देते हैं, अम्लीय कर देते हैं। अब जब बरसात होती है तो वो क्या करते हैं, जल के जो अणु होते हैं उनके साथ मिलकर नीचे बरसते हैं। ठीक है, नॉर्मली जो वर्षा का पीएच होता है, ठीक है, वो लगभग 6.5 के आसपास रहे, 7 से थोड़ा सा कम रहे तो अपन कह देते हैं नॉर्मल। ठीक है, अगर वर्षा के जल का पीएच ये कम हो जाए यानी 5.6 के आसपास हो जाए तो उस प्रकार की वर्षा को अपन कहते हैं अम्लीय वर्षा। यानी पीएच का मान बहुत ज्यादा कम हो जाता है, जिससे फिर अपने क्या होगा,
पर्यावरण को पूरे को पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि वो अम्लीय वर्षा होगी। जो अम्ल है पानी में क्या घुल गया, अब अम्ल घुल गया है, अब वो फसलों के ऊपर बरसेगा तो फसलों को नुकसान होगा। ठीक है, अगर वो जीव जंतु पिएंगे, यानी किसी जलाशय में बरसात हुई है, ठीक है, वहां पर जो उसके अंदर रहने वाले जीव जंतु है पानी के अंदर, उनको नुकसान हो जाएगा, वो मर जाएंगे। तो पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को क्या होता है, इससे नुकसान होता है अम्लीय वर्षा से। अम्लीय वर्षा कैसे होती है, अपने प्रदूषित वातावरण के अंदर बहुत सारे अम्लीय पदार्थ होते हैं और जब बरसात होती है तो उसके साथ घुलकर जमीन पर बरसते हैं। और नॉर्मल वर्षा का पीएच जब 5.6 से कम हो जाता है तो उस प्रकार या इसके आसपास का होता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, तो इससे अपने पर्यावरण प्रदूषण को, यानी अपने वातावरण को, या अपने कह सकते हैं जीव मंडल को नुकसान होता है। लास्ट में है मृदा की पीएच। अब देखते हैं खेतों में, अगर खेत के विशेषज्ञ जो होते हैं, कृषि विशेषज्ञ होते हैं, ठीक है, अपने खेत के अंदर मान लो कोई फसल बो रहे हैं और वो अच्छी नहीं हो रही है, ठीक है, लेकिन दूसरी जगह पर देखते हैं वहां पर अच्छी हो रही है। ठीक है, तो इसका कारण क्या है, कहीं ना कहीं इसका कारण पीएच भी होता है। क्या है, मिट्टी का पीएच भी हो सकता है, यानी वहां की मिट्टी हो सकता है अम्लीय हो। ठीक है, तो फिर क्या कहेंगे, जैसे ही आप वहां पर खेत में लेके जाएंगे, जांच करवाएंगे वहां कृषि विशेषज्ञों से, तो वो आपको क्या कहते हैं, अपने खेत की मिट्टी लेके आइए। मिट्टी आप अलग अलग जगह से खेत के अंदर लेके जाते हैं तो वो मिट्टी की जांच करते हैं कि मिट्टी का अम्लीय मान कितना है, इसका क्षारीय मान कितना है। फिर या तो वो कहते हैं इसके अनुसार फसल बोइए, यानी मिट्टी के अनुसार आप या तो फसल बोइए, मिट्टी के अनुसार या तो आप फसल बोइए, या फिर वो क्या कहते हैं, अगर उसका मान आप सॉल्यूशन है तो कोई दवाई दे देते हैं, नहीं तो आपका मान लो अम्लीय मान ज्यादा है तो अपने पहले ही पढ़ा था, इसके अंदर क्या डाल देते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, एक क्षार है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक क्षार। तो मिट्टी का पीएच जो अम्लीय है उसको ये क्या कर देता है, खत्म कर देता है, जिससे अपना पीएच संतुलित हो जाता है, यानी उदासीन के आसपास लवण बन जाता है, तो अम्ल और क्षार दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, गुण समाप्त हो जाते हैं और अपने फिर फसल अच्छी होने लग जाती है। तो ये था कुछ दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और साथ में दूसरे बच्चों को शेयर भी करके जरूर बताना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।